सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी डे 14 की क्लास है, 45 दिन 45 मैराथन में। और आज की क्लास में हम लोग वर्ब चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले कुछ दिन से आपको शाम 5 बजे लाइव क्लास नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैंने उस पीरियड में कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाली थी। तो आई होप आपको वो क्लासेस मिली भी होंगी, आपने देखी भी होंगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आइए एक बार फिर से उसी रेगुलरिटी के साथ जहां से हमने छोड़ा था वहीं से फिर से शुरुआत करते हैं और जबरदस्त तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे अपनी पूरी की पूरी क्लासेस को। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिन मैं गांव में था, भागवत का एक हमारा प्रोग्राम था जो कि काफी लंबे टाइम से हमने बोल रखा था, करा नहीं पा रहे थे, बट इस बार कैसे भी करके हमने टाइम निकाला और सफलतापूर्वक उसको कंप्लीट किया। और उसके कंप्लीशन के तुरंत बाद मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं आपकी क्लासेस को लेके। जो जो चीजें मैंने आपको बोल रखी थी वो सब चीजें एज पर प्लान चलेंगी, सब कुछ आपको कराने वाला हूं। फटाफट से लग जाइए, जुड़ जाइए और जल्दी से एक बार वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, और स्टेटस पे अपने लगा दीजिए एक बार, क्योंकि कई दिन बाद क्लास हो रही है तो काफी सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि आज से इंग्लिश की क्लास दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो जल्दी से एक बार पूरे जगह पे शेयर कर देंगे, जिससे हर व्यक्ति को, हर एक इंसान को पता चल जाए कि फाइनली इंग्लिश की क्लासेस आज से रिज्यूम हो गई हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मेरे भाई थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं 45 दिन 45 मैराथन में। सबसे पहले आप देखेंगे डे 14 है आज हमारा, जहां पे हम वर्ब पढ़ेंगे, यानी कि 10 जून 2025 को हम वर्ब पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो क्लोज टेस्ट की मैराथन थी, जो कि परसों के दिन आपको मिली थी 8 जून 2025 को। अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो वर्ब की सेकेंड क्लास रहेगी, जो कि 11 जून 2025 को रहेगी। कुछ रिसेंटली अपलोडेड हमारी वीडियोस हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब की वीडियो मैंने अपलोड करी थी और ये आपकी 3 घंटे की वीडियो है, ठीक है। PQRS मैंने अपलोड करा था, ये आपका पूरा 4 घंटे का वीडियो है। क्लोज टेस्ट मैंने अपलोड किया था, ये लगभग आपका 3 घंटे, मतलब 3.5 घंटे का वीडियो है। तो आप पाओगे कि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। तो काफी सारा कंटेंट आपको मिल चुका है। मैं दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। जैसे ही आप रैंकर्स गुरुकुल पे जाओगे, चैनल को खोलोगे तो वीडियोस के सेक्शन में आपको ये दिख जाएगा 45 दिन 45 मैराथन क्लोज टेस्ट, 3 घंटे 34 मिनट की ये वीडियो है। इसमें मैंने इतने क्लोज टेस्ट आपको करा रखे हैं कि आप अगर ढंग से पढ़ लो एक बार तो क्लोज टेस्ट की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये PQRS की वीडियो है, लगभग 4 घंटे की वीडियो है, लेकिन इसमें हमने कंप्लीट थ्योरी कवर करी है और उसके साथ साथ काफी सारी प्रैक्टिस भी आपको कराई है। तो PQRS की ये कंप्लीट एक मास्टर वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट कर ली तो मान के चलिए कि PQRS आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा एक हमने फ्रेजल वर्ब की वीडियो भी डाली थी, जो कि 2 घंटे 55 मिनट की है। ये वीडियो वैसे 45 दिन 45 मैराथन में ना जाके उसमें जानी चाहिए 11 वोकैब मैराथन जो मैंने आपको बोली थी उसका पार्ट होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इसको मैं चेंज करा दूंगा, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। इस वीडियो के अंदर आप पाओगे कि मैंने फ्रेजल वर्ब को इतने बेसिक से लेके पढ़ाया है कि अगर आपको फ्रेजल वर्ब याद नहीं होते हैं तो किस तरीके से आप बिना रट्टा मारे भी आंसर मार्क कर सकते हैं। ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक है, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाई है, सिखाई है। जिन बच्चों ने तीनों वीडियोस देख लीजिए तो एक बार वो रिव्यू भी दे देंगे कि तीनों वीडियो आपको लगी कैसे, ठीक है। तीनों वीडियोस कैसे लगे, देखो आप देखोगे ना, मैं लगभग 1 वीक की छुट्टी पे गया था। 1 वीक में अगर आपको 5 क्लास मिलती है 1 घंटे की, तो 5 घंटे का कंटेंट मिलता है। मैं छुट्टी पे जरूर था, लेकिन 3 घंटे ये, और मेरे भाई 4 घंटे ये, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10.5 घंटे का कंटेंट मैं आपको देके गया हूँ, यानी कि 2 वीक का कंटेंट देके गया हूँ। 1 वीक छुट्टी पे था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गायब था, आपके लिए पहले से चीजें मैं करके गया था, ठीक है। तो आ जाइए भाई। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने प्लान बता दिया। एक बार चैप्टर स्टेटस देख लेते हैं कौन से कंप्लीट है। SVA यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया है, डिटर्मिनर्स करा दिया है, मोस्ट प्रोबेबल OWS, नाउन, आर्टिकल, ये सब करा दिए हैं। वर्ब आज से शुरू कर रहे हैं, टेंस हमारा अगला चैप्टर होगा, ठीक है। आ जाइए, इनकी एडिशनल प्रैक्टिस सबकी हो गई है।
आर्टिकल की कल आपको एडिशनल प्रैक्टिस मिल जाएगी 50 क्वेश्चन वाली जो आपको मिलती है, ठीक है। आ जाओ, बाकी 11 दिन वो कैम्प मैराथन वाले में ये सब करा दिए, देख लेना एक बार आप इसको। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूं मेरे भाई, अगर आपने ये बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये भी देख लेना, ये आपकी इंग्लिश की नॉलेज को बूस्ट करने में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है। हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे वर्ब। वर्ब होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ब क्या होता है। देखो, वर्ब सामान्यतः हम कह देते हैं कि किसी एक्शन को ही वर्ब कहते हैं। नॉर्मली अगर सबसे छोटी परिभाषा वर्ब की आपको बताई जाए तो वो ये होगी कि किसी एक्शन को वर्ब कहा जाता है। हालांकि सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं होता है, समटाइम्स स्टेट्स को हम वर्ब कह देते हैं, किसी की जो स्टेट है उसको दिखाने के लिए। समटाइम्स किसी चीज का होना जब होता है, किसी चीज को करना, किसी चीज का होना, या किसी चीज की जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, ये तीनों ही वर्ब से दिखाई जाती हैं। तो डूइंग, बीइंग एंड हैपनिंग, तीनों की तीनों चीजें किससे दिखाई जाती हैं, वर्ब से दिखाई जाती हैं। तो वर्ब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्या है, किसी एक्शन, स्टेट या फिर हैपनिंग को वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब की सिंपल सी परिभाषा है। वर्ब को सामान्यतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आपकी फाइनाइट वर्ब होती हैं और एक आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनाइट वर्ब्स का मतलब है आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगाते हैं, जो टेंस के लिए हमें यूज करनी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में, मतलब है तो वो वर्ब, लेकिन सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करती, यानी ना तो वो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही वो मेन वर्ब है। वो सेंटेंस में या तो नाउन बन जाएगा, या एडजेक्टिव बन जाएगा, या समटाइम्स एडवर्ब बन जाएगा। वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो एक ऐसा कोई फ्रेज जो वर्ब से बनाया गया है बेसिकली, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वही आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दो प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, ये सब हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक बार, ये वर्ब्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स को ही समटाइम्स आप पाओगे कि बेसिक वर्ब कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिक वर्ब्स, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, इसी को हम एडवांस्ड वर्ब्स कह देते हैं, ठीक है। या इस चैप्टर का नाम वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस्ड ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स की बात करेंगे तो इसमें दो हो गए, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब वही होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं शॉर्ट में, वही, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कहें या ऑक्सिलरी वर्ब कहें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब होना जरूरी होता है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके जस्ट बाद में वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख के बता देता हूँ कि जब भी हमें क्या लिखना होता है, कोई सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट्स हमारे पास होने चाहिए वो क्या है, आप पाओगे सामान्यतः है एक सब्जेक्ट आएगा और उस सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, वर्ब। ये वर्ब दो प्रकार की हो सकती है, एक आपकी HV जिसको हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, एक आपकी MV जिसको मेन वर्ब बोल देते हैं। ध्यान देंगे हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हो और हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ना हो। जैसे ये देखेंगे मेरे भाई, मैंने लिखा राधिका इज कमिंग हियर, राधिका यहां आ रही है। तो आप पाओगे राधिका नाउन है, सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है। इज आपकी वर्ब है, कमिंग आपकी वर्ब है, और हियर आपका प्लेस को बता रहा है, एडवर्ब है, ठीक है। अब देखो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। वर्ब में एक से ज्यादा शब्द आ गए। अगर वर्ब के अंदर एक से ज्यादा शब्द है तो ये आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर मेन वर्ब बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे मेरे भाई मैं ऐसे एक सेंटेंस लिख देता, राधिका इज ब्यूटिफुल, तो आप पाओगे कि राधिका आपका क्या है, एक लड़की का नाम है, नाउन है, सब्जेक्ट है। इज आपकी क्या है, तो आप पाओगे वर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है, राधिका के बारे में बता रहा है। किसी नाउन के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है।
अगर ये चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आपको लग रही है कि सर कैसे पहचान रहा है एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ये सब, तो मेरे भाई आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाली वीडियो जरूर देख लेना, एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा आपको। अब आप पाओगे कि सर ये तो एडजेक्टिव है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब आपकी क्या बची, एक ही बची। अगर ये एक ही वर्ब है ना, तो अब की बार आपको इसे मेन वर्ब बोलना पड़ेगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो यही वर्ब आपकी यहाँ पे क्या थी, हेल्पिंग वर्ब। यही वर्ब आपकी यहाँ पे क्या बनी, मेन वर्ब। क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी वर्ब अवेलेबल थी जिसको हमने मेन वर्ब बना दिया, और यहाँ पे कोई और वर्ब अवेलेबल नहीं है, तो ये जो इज है इसी को हमें मेन वर्ब बनाना पड़ा। ठीक है, तो एक बात आपको जो एकदम कतई समझ लेनी है वो ये है कि हर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। ऑक्सिलरी वर्ब कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, एक ही बात होती है, मेन वर्ब। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को फर्दर दो पार्ट में बांटा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं, उनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऐसी वर्ब्स जो सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब होती हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं, उनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती हैं। या फिर ऐसी वर्ब जो स्पीकर की इंटेंशन को दिखाती हैं कि स्पीकर कहना क्या चाहता है, पॉसिबिलिटी बताना चाहता है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, एबिलिटी बतानी है, ऑब्लिगेशन बताना है, अजम्पशन बताना है, आखिर कहना क्या चाहता है ये बताने के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये सब आपके क्या हैं, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, या यूं कहें मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम जब भी करते हैं तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जब भी मॉडल वर्ब लिखेंगे तो इसके बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मॉडल पे बेस्ड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम पहले बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की और फिर हम बात करेंगे मेन वर्ब्स की। ठीक है, अब मेन वर्ब में हम क्या देखते हैं, मेन वर्ब में बहुत सारी वर्ब ऐसी होंगी जो ट्रांजिटिव होंगी, तो बहुत सारी ऐसी होंगी जो इंट्रांजिटिव होंगी। अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है, तो शॉर्ट में आपको बता देता हूं। ऐसी वर्ब जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, उनको ट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, बिल्कुल इसके उलट होती हैं। ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए और इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। बात बहुत सिंपल है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में इन चीजों पर मैंने बड़े डिटेल में चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार उस वीडियो को रिकमेंड करता हूं। ठीक है, जैसे अगर ट्रांजिटिव का एग्जांपल दें, मैंने कहा आई बॉट अ पेन। आई बॉट मैंने खरीदा, क्या क्या खरीदा मैंने, अ पेन, एक पेन खरीदा। आई मेट राधिका, आई मेट मिला, किससे मिला, तो मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है राधिका, राधिका से मिला। तो एक तो बात ध्यान रखनी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम का या वॉट का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, क्या मैं ये कहूंगा आई वेंट वॉट, क्या गया, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा यानी कि वॉट का रिप्लाई नहीं। आई वेंट हुम, मैं कौन गया, इस बात का भी कोई सेंस नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये भी नहीं बनेगा, यानी कि ना तो गो वर्ब को, गो की सेकंड फॉर्म है ना वेंट, ना तो इसको वॉट का रिप्लाई चाहिए ना इसको हुम का रिप्लाई चाहिए। इसका मतलब है कि ये वर्ब आपकी कैसी है, इंट्रांजिटिव। राधिका केम हियर, राधिका केम, अब ये तो नहीं कहूंगा क्या आई और ना ये कहूंगा कि कौन आई, ये तो पता ही है ना राधिका आई, ये थोड़ी कहूंगा राधिका कौन आई, नहीं। तो इसका मतलब है ना तो व्हाट का रिप्लाई ना हुम का रिप्लाई, कैसी वर्ब बनी, इंट्रांजिटिव। महेश हिट रमेश,
महेश एट हुम का रिप्लाई रमेश, तो रमेश आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट या हुम के रिप्लाई को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट तो नहीं लेती हैं, तो उनके सामने क्या आएगा, कोई एडवर्ब आ सकता है, ठीक है, सामान्यतः कोई प्रेपोजिशन आ सकता है, या कभी कभार होगा कुछ भी ना आए, कई बार इन्फिनेटिव आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें और पॉसिबल हैं, लेकिन ये पक्का है कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके बाद आती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, राधिका इज ब्यूटीफुल। राधिका और ब्यूटीफुल दोनों अलग अलग हैं या सेम है, आप कहोगे जी कतई सेम है। अगर कतई सेम है तो दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को लिंक करने के लिए हमने एक वर्ब का प्रयोग किया जो कि है इज। तो इज आपकी कैसी वर्ब है, आप कहोगे लिंकिंग वर्ब है। तो लिंक करना यानी कि जोड़ना। मैंने कहा कि राहुल इज अ टीचर, राहुल एक टीचर है। सो राहुल और टीचर तो सेम है, राहुल ही टीचर है, टीचर ही राहुल है। तो राहुल और टीचर सेम है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, इज का यूज किया। तो इज आपका क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब। मैंने लिखा कि मोहित बिकेम एन ऑफिसर, मोहित एक ऑफिसर बन गया। ऑफिसर कौन था, मोहित, मोहित क्या बना, ऑफिसर। तो ऑफिसर और मोहित सेम है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, बिकेम। तो बिकेम कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। आगे एक आपका होता है स्पेशल टाइप कॉजेटिव वर्ब्स। जब इसको पढ़ाएंगे इसको तभी समझाएंगे, अभी से समझा के बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा, और एग्जांपल देंगे तो फिर ये बेसिक ही पढ़ाते रह जाएंगे, आज कोई कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसको हम आगे चल के समझाएंगे, ठीक है। बाकी ट्रांजिटिव वर्ब में भी आप पाओगे कि फर्दर 2-3 टाइप की वर्ब आती हैं आपकी। एक होती है मोनो ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है, मोनो यानी कि एक। दूसरी होती है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके दो, डाई यानी कि दो, जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो डाई ट्रांजिटिव। तीसरी जो आपकी होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं कि ऑब्जेक्ट भी ले जाएंगी और कॉम्प्लीमेंट भी ले जाएंगी, तो उनको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव बोल देते हैं। उन सब चीजों को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, और अंत में फिर हम देखेंगे इन्फिनेटिव्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव क्या होते हैं मेरे भाई, जब भी आप देखोगे कहीं पे भी 2+V1 को लिखा हुआ, तो सामान्यतः एक तो ये इन्फिनेटिव आपका होता है। इन्फिनेटिव सामान्यतः दो काम करता है आपका, वैसे बहुत सारे कर सकता है, नॉर्मली दो करता है। एक तो ये बेसिकली नाउन के तरीके से प्रयोग होता है सेंटेंस में, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट सामान्यतः बनता है। सब्जेक्ट बना सकते हैं लेकिन उसको जनरली अवॉइड करते हैं। दूसरा जो इन्फिनेटिव होता है ना, सामान्यतः आप पाओगे कि पर्पस दिखाता है, और जब ये पर्पस दिखाता है तो एडवर्ब के तरीके से काम करता है, पर्पस दिखाता है। राधिका केम हियर, वाई क्यों आई, टू मीट मी। राधिका के आने का पर्पस क्या था, मुझसे मिलना। राधिका केम हियर टू मीट मी, राधिका केम हियर टू मीट मी, पर्पस दिखा रहा है, टू मीट जो है। तो 2+V1, इस पे एरर आते हैं कई बार एग्जाम में, 2 के बाद में V1 ना लिख के V2 लिख देगा, V3 लिख देगा, कुछ ऐसा लिख देगा, वो गलत होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका होता है जीरंड। जीरंड बेसिकली क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, V1 ING, इसी को जीरंड कह देते हैं। जीरंड अपने आप में नाउन का काम करता है, हमेशा और हमेशा। तो जीरंड क्या होता है, अपने आप में नाउन होता है, ठीक बात। आगे तीसरा आपका जो होता है वो होता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल होते हैं भाई साहब दो प्रकार के। पहली बात, पार्टिसिपल होता है एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दूसरा पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होते क्या है अपने आप में, तो आप पाओगे सर ये तो अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में हम तब बताएंगे जब इस पार्टिसिपल्स को आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल यहाँ पे दे नहीं पाएंगे और कम डिटेल में समझ आएगा नहीं, तो जब पूरा पढ़ाएंगे उसी टाइम पे आपको बता देंगे इसको, ठीक है। अब एक बार बता दीजिए कि जितना पार्ट मैंने अभी तक आपको समझाया है क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से एक बार बता देंगे। कोई डाउट आप लोगों को, एनी डाउट एनीवन। धाकड़ भाई कह रहे हैं कि सर जी राधिका इज ब्यूटीफुल फॉर चीज, यही सुनना चाहते थे आप लोग। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक प्रतीक भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर जी मुंबई कब आओगे आप। मुंबई से पुराना रिश्ता है, कभी तो जरूर आएंगे।
पहले मुंबई आने लायक बनने दो हमको, तब आएंगे। अब मुंबई आने लायक बनने का मतलब ये नहीं है कि हमको जिम विम करके बॉडी बॉडी बनाना है, मूवी वूवी में जाना है, नहीं। क्या पता किसी की क्या कहानी रही हो और किस तरीके के बनने की बात कर रहा हो, ठीक है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। आ जाइए आगे चलते हैं। देखो भाई, अब यहां से हम देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। एक आपकी होती है बी। बी का मतलब जानते हैं? बी का मतलब प्रेजेंट में हो जाएगा जी इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम आई के लिए, ठीक है। ये तीन हो गई। इसके अलावा बी का मतलब एक और होता है, पास्ट में सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। बी की कुछ और फॉर्म्स भी हैं, जैसे बी अपने आप में बेस फॉर्म है, इसकी आईएनजी फॉर्म का भी समटाइम्स हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको हम बीइंग कहते हैं। और कई बार इसकी थर्ड फॉर्म को भी हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना पड़ता है, जिसको हम बीन कहते हैं। तो ये तो हो गई बी की बात। एक होता है जी आपका डू। अब डू की कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म होती है प्रेजेंट में इसकी डज, और आई के साथ, और प्लूरल फॉर्म में आता है डू। इसकी जो पास्ट की फॉर्म है वो है डिड। वैसे तो इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है और आईएनजी फॉर्म डूइंग होती है, बट कायदे की बात यह है कि इनको एज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ मेन वर्ब के रूप में आएगा ना, तब इसको डूइंग या डन यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो डज आएगा, डू आएगा, या डिड आएगा, ठीक है। तो आप पाओगे कि ये आपका नॉट यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इसको यूज नहीं किया जाता है। नाउ आगे देखते हैं। देखो अगला आपका पार्ट क्या है? एक होती है आपकी तीसरी वर्ब हैव। हैव की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज हैज, आई के साथ और प्लूरल फॉर्म दोनों में आता है हैव। पास्ट की फॉर्म जो इसकी होती है ना वो होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, आईएनजी फॉर्म जो होती है ना वो होती है हैविंग। हालांकि हैविंग ना टेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता है, लेकिन पार्टिसिपल के रूप में ये हेल्पिंग वर्ब के तरह से आ जाता है। इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा जब हम पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, अब एक एक करके फटाफट चीजों को देख लेते हैं भाई। देखो बी की जो फॉर्म्स, बी को अगर देखोगे तो एज हेल्पिंग वर्ब, देखो आपको बताया है ना कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं। यही तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कोई भी हो सकती हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, ये एक्टिव वॉइस बनाता है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएगा। कौन सा टेंस बनाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या स्ट्रक्चर है कि बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और जब भी बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये हमेशा और हमेशा पैसिव वॉइस बनाएगा। टेंस किसी का भी हो, अगर पैसिव बनाना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आगे जब बी मेन वर्ब होती है तो इसके साथ क्या होता है? बी जब भी आएगी तो सब्जेक्ट आएगा बी और इसके आगे कॉम्प्लीमेंट आता है जिसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वही वाला एग्जांपल, राधिका इज ब्यूटीफुल, तो इसके आगे ब्यूटीफुल एक कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट में मेरे भाई हम क्या क्या यूज करते हैं? तो आप पाओगे कॉम्प्लीमेंट में कई बार हम नाउन लगा देते हैं, तो कई बार एडजेक्टिव लगा देते हैं। प्रोनाउन भी पॉसिबल होता है वो, लेकिन कम आता है तो उसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। आगे इसके अलावा जब बी आपकी मेन वर्ब होती है तो इसके साथ में समटाइम्स एडवर्ब या प्रेपोजिशन आ सकते हैं। जैसे राधिका इज हियर, राधिका यहां पर है, स्थान बता रहा है, हियर आपका एडवर्ब है। राधिका इज लाइक कोई भी इन द रूम कह दो, राधिका इज इन द रूम, राधिका कमरे में है, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है रूम। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो द बुक इज हेल्पिंग मी अलॉट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो द बुक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग आपकी मेन वर्ब है। तो देख रहे हो ये मेन वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, मी आपका ऑब्जेक्ट है और अलॉट आपका एडवर्ब होता है, कितना मदद कर रहा है।
एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा है ये। आगे द बुक सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, रिटन आपकी मेन वर्ब है। अब देखो क्या है, इज के बाद में आईएनजी फॉर्म है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। द बुक इज रिटन, तो इज के बाद में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है कि ये आपका बेसिकली पैसिव वॉइस है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वैसे कायदे से ना द बुक हेल्प्स मी अ लॉट लिखना चाहिए, बट कॉन्टिन्यूअस इसलिए बनाया कि इस टाइम पे ही हेल्प कर रही है, पता नहीं आगे करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, चल जाता है लेकिन जनरली इंडेफिनिट ज्यादा चलता है इस सेंस में, बट ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो आप पाओगे कि ये सर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि बी के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये आपका क्या है, पैसिव है। बुक किसी को लिख नहीं रही है, बुक को लिखा जा रहा है, तो पैसिव वॉइस है। जब भी हमें पैसिव बनाना पड़ेगा तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमारे लिए मैंडेटरी है, नेसेसरी है। देखो राधिका इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे जो इज है ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। राधिका इज हियर, हियर आपका क्या है, तो आप पाओगे सर ये तो एडवर्ब होता है, प्लेस को बता रहा है, तो इज आपकी क्या है, मेन वर्ब है। वी आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे इज आपकी क्या है, तो आप पाओगे हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी मेन वर्ब है, तो ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, वैसे द मार्केट लिखना ज्यादा सही रहता है, गोइंग टू द मार्केट। सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हेल्प्ड आपकी मेन वर्ब है, पैसिव है। सी इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। इसका मतलब है कि ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस प्रकार से आपकी ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब काम करती हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक बार देख लेते हैं डू के बारे में। डू सिंपल है, बी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डू में क्या है, जब भी डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए, इसके बाद में V1 आएगा। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से वो ये आता है कि डिड के बाद में V2 लगा के दे देते हैं एग्जाम में। डिड के बाद में आपको ध्यान रखना है कि V1 आता है ना कि V2। डिड के बाद में V1 आता है ना कि V2। एक बार फिर खुद से बोलेंगे ये बात को 2 बार, तभी याद रहेगा कि डिड के बाद में V1 आता है ना कि V2। ठीक है, देखो डू के साथ में आगे ऑब्जेक्ट अगर आ रखा है, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन आ रखा है, तो डू आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। डू के साथ में V1 आ रखा है, तो ये आपके डू, डज, डिड, ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे डू भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है, डज भी आ सकता है, डन भी आ सकता है, डूइंग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे सी डिड नॉट रिटर्न होम, जैसे ही आपने देखा सी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, डिड के बाद में V1 आना चाहिए, इसीलिए रिटर्न लिखेंगे ना कि रिटर्न। तो पहले में एरर मिल जाएगा। दूसरा शी सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपकी एडवर्ब ऑफ नेगेशन, आगे गोज लिख दिया। आपको ध्यान रखना है V1 लिखना है, ना एस लगाना है, ना ES लगाना है, ना V2 लिखनी है, तो गोज नहीं गो लिखेंगे। डज अगर आ गया ना तो फिर से सिंगुलर करने की जरूरत नहीं है, डज से पता चल गया कि सिंगुलर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे शी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, हर आपकी सॉरी सी सब्जेक्ट है, डिड आपकी वर्ब है, हर वर्क उसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर आगे ऑब्जेक्ट आ रखा है तो डिड आपकी क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। सी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपकी मेन वर्ब है, सॉरी नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नॉट मेन वर्ब। ठीक है, नॉट आपका क्या है, एडवर्ब है। डू आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, हर वर्क आपका क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। ये ना स्लिप ऑफ टंग होती है, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो गलत पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है जल्दबाजी में, मतलब जब हम कुछ जल्दी जल्दी बोलते हैं तो नॉट कोई मेन वर्ब बोल दिया गलती से, जबकि पता है कि नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अब तो इतने दिन में मैं इतनी बार बोलता हूँ कि आपको भी याद ही हो गया होगा कि नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। जब भी नॉट दिखता होगा तुरंत आपको ध्यान आता होगा कि नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ठीक है, बाकी भाई देखो बहुत सारे बच्चे लाइक बैठे हैं, लेकिन लाइक कुछ कम किया है, तो ये तो नहीं करना चाहिए, गलत बात है। फटाफट से लाइक कर देंगे जल्दी से एक बार। अगला जो आपका है वो है हैव। अगला जो आपका है वो क्या है, हैव है। देखो हैव, तो हैव आपका क्या है, हैव जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो हैज, हैव, हैड ये आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जब ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हैज, हैव, हैड कोई भी मेन वर्ब है तो बेसिकली इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का हो उसके साथ आएगा नाउन या प्रोनाउन, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब होता है जब, जैसे सी हैज डन द वर्क, हैज के बाद में डन आ रखा है तो डन आपका क्या है, आप कहोगे मेन वर्ब है, तो हैज आपका क्या है, आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब है। दे सब्जेक्ट हैव आ गया, दे प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब आ गई।
हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आ गया, तो गॉन आपका मेन वर्ब है और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब और अब उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है हैव यहाँ पे क्या है आपका, आपका हो गया सर मेन वर्ब है। अच्छा, हैव के ना मल्टीपल मीनिंग होते हैं। जैसे जो डू वर्ब होती है ना, डू डू का एक ही मीनिंग होता है करना, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। बट हैव के मल्टीपल मीनिंग है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम हैविंग फन, मैं इंजॉय कर रहा हूं। और मतलब हैव के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो वो सारे मीनिंग्स भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। लेट्स हैव फन ऐसे करके हम कई बार बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, खाना खाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ शावर, नहाने के लिए जब हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाओ भाई, मस्त। देखो अभी हमारे साथ में सागर कुमार ठाकुर हैं और ये सेलेक्टेड हैं एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो सागर बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले तो। देखो बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी सेलेक्टेड बच्चा आता है और हमसे मिलता है आके, मतलब लिटरली लाइफ की ना सबसे बेस्ट फीलिंग होती है ये, जब कोई बच्चा आता है, क्योंकि मेहनत करी है, आपने मेहनत करी है, हम लोगों ने भी मेहनत करी है, हम लगातार पढ़ा रहे हैं। आज तो गला भी काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी क्लास मॉर्निंग से लेके मैंने अब तक नहीं छोड़ी है, क्योंकि लगातार जब हमने भी मेहनत करी है, आपने भी मेहनत करी है, और जब सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत खुशी होती है सिलेक्शन होने पे ही, और जब मिठाई लेके आते हैं फिर तो वो खुशी अलग लेवल की होती है। तो सागर से भी दो चार बातें सुनेंगे आप लोग, जो भी आप खुद भी पूछना चाहें वो पूछ लेना, और एक बार बात करते हैं सागर भाई से। यहाँ लग सर, हाँ? ये यहाँ रख दूँ? हाँ, सबसे पहले मैं मिठाई खिला देता हूँ आपको। देखो मिठाई पे हमारा हक बाद में है, सबसे पहला हक सागर भाई का है, तो पहले इन्हीं को मिठाई खिलाते हैं। देखो जिसने ना सफलता पाई है, पहला हक तो उसी का बनता है भाई। और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप भी जरूर आओगे और इसी तरीके से यहाँ पे आके मेरे हाथ से मिठाई खाओगे। मैं मिठाई खाने से ज़्यादा खिलाने में विश्वास रखता हूँ। पूरा खा लीजिए, कोई नहीं, कुछ नुकसान नहीं करते मिठाई, ये सिलेक्शन वाली मिठाई है। इंट्रो दे दो सबसे पहले तो। मेरा नाम सागर कुमार ठाकुर हुआ और मेरा इस बार सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हुआ है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 794 है और मुझे कोलकाता जोन अभी मिली हुई है और मेरे को ज्वाइनिंग करनी भी जानी है, आज ही जानी थी। आज ही जाना था? हाँ जी सर। अब मतलब जानी तो थी सात को जब आपको मैंने मैसेज करा हुआ था, लेकिन सर थे नहीं यहाँ पे, तो सर को मिलने के कारण जो है टिकट मेरे को कैंसिल करानी पड़ी। फिर मैं आज का टिकट बनाया हुआ हूँ, रात को 9 बजे मुझे निकलनी भी है, जो स्पेशली सर से मिलने के लिए मतलब जो 2 दिन से मैं वेट भी कर रहा था। और सर मतलब कल शाम में आए ही हैं यहाँ पे दिल्ली। मैं कल काफ़ी लेट हो गया आने में एक्चुअली, नहीं तो हम और भी जल्दी, मतलब कोशिश तो मेरी ये थी मॉर्निंग में आ जाता कल, बट आ नहीं पाया कैसे भी करके। बाकी सागर आप हो कहाँ से, बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर मैं बिहार के सहरसा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। बिहार से हो तो फिर तो कोलकाता जोन पास में ही पड़ यस। जाएगा, फिर तो बहुत बढ़िया है। दिल्ली से भी पास में पड़ेगा वो तो, है ना? हाँ मतलब बिहार में सीट नहीं थी यूआर के लिए, इसीलिए मुझे कोलकाता मिली। बिहार में कोई सीट ही नहीं थी यूआर यूआर की? यूआर की सीट नहीं थी इनकम टैक्स में, तो मेरे नज़दीक में तो सिर्फ कोलकाता ही बच रही थी, मैंने कोलकाता ही चूज़ करा था, वो मिली भी। किस तरीके से तैयारी करी, एक बार बताओ थोड़ा थोड़ा। सर मेरी स्टार्टिंग जर्नी ना 2020 सीजीएल से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मैंने CHSL 19 दिया हुआ था, जिसके थ्रू मुझे जो है पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली हुई थी और दिल्ली मिला हुआ था। फिर मैंने CGL 20 दिया, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा जो है JSO जो है अलॉट हुआ था, लेकिन वो मुझे मिल रही थी महाराष्ट्र, और मेरी मम्मी का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली में, तो मेरे को ना CHSL 19 से PA से ही PA ज्वाइन करना पड़ा दिल्ली में, JSO छोड़ना पड़ा था मुझे। फिर मैंने CGL 22 दिया था फिर से, 22 में मुझे ना TA मिल रही थी, तो मैंने प्रेफरेंस ही नहीं फील करा था क्योंकि मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, तो मतलब शुभम जैन सर के अकॉर्डिंग जो है, तो मैंने फिर प्रेफरेंस ही नहीं फील करा, क्योंकि मैं 2400 में खुद ऑलरेडी वर्किंग भी था। 23 में भी ना मेरे मार्क्स कम थे, 308 के अकॉर्डिंग मार्क्स थे, UDC वगैरह पोस्ट ही मिल रही थी, लेकिन 2024 में ना मुझे 23 में भी आपने फॉर्म फिल, मतलब प्रेफरेंस नहीं नहीं दी? प्रेफरेंस ही नहीं फील करा, क्योंकि मतलब 308 के अकॉर्डिंग मार्क्स हो रही थी। यार या ये ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं
जो कि बार बार पोस्ट बिगाड़ते रहते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि चलो शायद मिल जाए, नहीं मिलेगा तो छोड़ तो देंगे ही। नहीं कोई। लेकिन मतलब लिटरली डबल थम्स अप आपके लिए कि आपने एटलीस्ट 2 बार एग्जाम में लगातार कोई पोस्ट नहीं बिगाड़ी। क्योंकि सर मैं वर्किंग ऑलरेडी था और मतलब मुझे दिल्ली मिला हुआ ही था। मेरे को डिजायर्ड पोस्ट चाहिए थी या तो 4600 गेट पे ही और इनकम टैक्स ही चाहिए हुई थी। और इसी मतलब उम्मीद में और इसी पेशेंस में लगे हुए थे कि पेशेंस से लगे हुए थे कि बस ये पोस्ट मिल जाए, और इस बार मतलब मिल ही गई फाइनली। इंग्लिश में कितने नंबर थे आपकी बार? 131 थे सर। 130, एक क्वेश्चन गलत हुआ। यस। और किस तरीके से कैसे कैसे तैयारी करी आप? इंग्लिश में मैंने कॉम्बो बैच लिया हुआ था जो है, उसमें मैंने रीजनिंग तो विक्रमजीत सर से पढ़ा हुआ था, और जो है सो इंग्लिश की आपकी ना जो है सो वोकैब संजीवनी की बैच थी। कंप्रीहेंशन क्रांति वोकैब संजीवनी वाली बुक थी और एक कंप्रीहेंशन क्रांति की बुक थी। वो मैंने अच्छा। दोनों बुक अच्छे से सॉल्व किए हुए थे। और आपका तो कोर्स ग्रामर वाला जो कोर्स था वो मैंने जो है कंटिन्यूसली देखा हुआ था जो है। तो इंग्लिश इस वर्ग में इंग्लिश बिहार बोर्ड से मैं बिलोंग करता था, तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा डर इंग्लिश का ही था। इंग्लिश में मार्क्स बेटर आने चाहिए था, और इस बार मतलब मार्क्स बेटर हुआ। मतलब बेटर क्या, मतलब सही हुआ जितना होना चाहिए था। जैसे जब आपने शुरुआत करी थी तो इंग्लिश कैसी थी आपकी? इंग्लिश सर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे तो इंग्लिश नॉर्मल नॉर्मल मतलब ही थी। नॉर्मल के सबसे ज़्यादा दिक्कत तो थी कि मतलब ग्रामर तो हो जाते थे, कंप्रीहेंशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब पैसेज वगैरह क्लोज टेस्ट ये तो होते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं होते थे जो है। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। चलो बढ़िया है। देखो, तैयारी करना और उसके बाद में सफलता पाना, ये ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना हम कई बार ये मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन सफलता से ना थोड़े थोड़े चूक जाते हैं, जैसे आप 22-23 में चूक रहे यस। थे। और फिर वो एक डिजायर्ड पोस्ट पाना, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। 22 में बाकी मेरे मार्क्स ना इंग्लिश में ही कम थे जो है, और 23 में भी इंग्लिश में मार्क्स कम हो गए थे जो है। फिर लेकिन 24 में ना मतलब इंग्लिश बहुत शानदार रहे, और इंग्लिश के कारण ही मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि डिजायर्ड पोस्ट मतलब मिले 22 में। क्योंकि मतलब सॉरी 24 में तो मतलब जैसा क्वेश्चन पैटर्न वगैरह था तो मैथ वगैरह तो जीके सही ही थे जो है, लेकिन इंग्लिश का वेटेज था ज़्यादा। और इंग्लिश मतलब इम्प्रूवमेंट जो इंग्लिश में देखने को मिला सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश में ही देखने को मिला 22-23 के कंपेरिजन में। बढ़िया है। बाकी जैसे काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? मैं तो जॉब में था, पीए में वर्किंग था, और उसमें भी मैं मतलब सेविंग काउंटर पे था। तो उसमें तो टाइम मतलब 6 बजे तो मैं रूम पे आता था, 6 बजे के बाद पढ़ाई होती थी। लेकिन बस एक ही चीज़ था ना कि मतलब पेशेंस के साथ पढ़ना होता है। कंपटीशन का मेनली मतलब ही होता है पेशेंस। अगर आप में है कि मुझे जो पोस्ट के लिए आपने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई थी वही पोस्ट चाहिए होता है, तो बस लगना होता है। मिलता तो सबको है जो है, लेकिन बस यही है कि जो इंतज़ार करता है उसे ही मिलता है, ये ज़रूर है। तो जैसे जिस टाइम पे आप जॉब करते थे उस इस- टाइम पे कितना टाइम लगभग पढ़ाई के लिए निकाल लिया करते थे, या कुछ भी नहीं? नहीं, जॉब के साथ तो मतलब ऑफिस में तो टाइम ना के बराबर ही निकलती, लंच में निकल जाता था। उस टाइम लंच में मतलब सेक्शनल वगैरह दे दिया करते थे टेक्स्ट बुक पे। लेकिन मतलब रात का टाइम मिलता था रात प्रॉपर। का टाइम? हाँ। तो रात को सोना भी तो होता है भाई। नहीं सोना तो होता ही है, लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा जो है सोने में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये रही ना सर कि मुझे एक ही चीज़ था, 2020 से ये चल रहा था सफ़र लंबा जो है। लेकिन मतलब एक ही चीज़ मैंने ये सीखा कि आपको पेशेंस रखना ही होगा यदि आपको डिजायर्ड पोस्ट चाहिए होता है तो। बिना परसिवरेंस के सक्सेस नहीं मिलेगी, और इसमें भी एक सीजल जैसा मैराथन में तो आपको पेशेंस तो चाहिए ही। बिल्कुल यार, देखो मेरे को भी कई बार मैं बच्चों का फील भी करता हूँ। जैसे काफ़ी सारे टॉपर्स आते हैं हमारे पास में भी आते हैं और आके बोल भी देते हैं कि 6 महीने मैंने तैयारी करी, पेपर निकाल दिया। बट मुझे ना समटाइम्स बच्चों के लिए भी फील होता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है 6 महीने में पेपर निकालना, बट जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रखे हैं। नहीं सर, होता क्या है ना, जैसे मतलब अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, मान लीजिए पार्ट 1 से पार्ट 2 से ही, ऑनर्स के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन करना, तो उसके लिए वो ये कह सकता है कि ऑनर्स के बाद मेरे को 6 मंथ टाइम ही लगे। लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड जो था ना वो एक लंबे समय से चल रहा था। यही होता ही है। बाकी सर मतलब अब तो सबका अपना अपना होता भी है, पढ़ने का तरीका भी है और रिजल्ट का भी है। लेकिन जो टाइम तो लगेंगे ही। और जो है किसी को जल्दी मिल जाता है कि सक्सेस, किसी को थोड़ा लेट से मिलता। बट पेशेंस रख जो भी पेशेंस रखते हैं, जो इंतजार करते हैं ना, उसको जो जो भी डिजायर्ड पोस्ट है वो जरूर मिलती है। देखो ऐसा ही होता है। और काफ़ी सारे बच्चे ना इन चीज़ों से बड़े भटकते हैं। कुछ लोगों को लगता है 6 महीने हो गए पढ़ाई करते करते, सिलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब। और मेरे को तो गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि 6 महीने हो गए, 6 महीने में कुछ नहीं होता भाई। 6 महीने तो समझने में लग जाते हैं पैटर्न को सही बात है सर। समटाइम्स। नहीं, आज की सबसे बड़ी चीज़ है ना सर, आज के बच्चे भी कोई पैदा लेते हैं ना, उनको करोड़पति बनना होता है तुरंत ही 5-6 साल में ही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा लंबा टाइम तो देना ही होगा किसी भी चीज़ के लिए।
और ये सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए तो देना ही होगा, जहाँ पर कि मतलब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ इतनी बड़ी कंपटीशन फाइट करनी होती है, तो मतलब टाइम भी देना होगा और मतलब पेशेंस रखने होंगे, सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर आपको कैसे लगा कि आपको सीजीएल करना चाहिए, कब ऐसा फील हुआ आपको? सर मैंने ना मतलब सीडीएस के 6 इंटरव्यू दे चुके हैं, एसएसबी इंटरव्यू मैंने दिया हुआ था, 6 बार एसएसबी मैंने दिया है। और मेरा मतलब मेनली टारगेट था कि मतलब मेरे को सीडीएस में ही जाना है। एनडीए भी मैंने दिया था, एनडीए सीडीएस एफकेट मेरा डिफेंस फोर्सेस की तरफ था जो है। और मैं टोटल 8 एसएसबी दिए हैं जो है। 6 बार मैंने एसएसबी जो है इलाहाबाद में से मतलब दिया हुआ था, लेकिन मतलब 8 बार से जब मतलब फेल्योर हो गया तो फिर मेरे को लगा कि अब चेंज करना ही सही है, क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि इंटरव्यू में ये पता नहीं चलता कि आपकी मतलब कहाँ जो है आप लैग कर रहे हैं। बस अब इंटरव्यू में जाते हैं जो है लास्ट राउंड तक, मतलब 5 डेज तक वहाँ पे वेट करके फिर वापस आ जाते हैं। तो बार बार मतलब फेल्योर होने के बाद मेरे को लगा कि मूव ऑन करना चाहिए। और मतलब सीजीएल भी जस्ट लाइक सीडीएस के ही एग्जाम पैटर्न पे था, तो मैंने सीडीएस सॉरी सीजीएल दिया था। और फर्स्ट टाइम में ही मेरे को जीएसओ पोस्ट मिली हुई थी जो है 2020 से। 2020। आपको हमारी क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? सर ये क्लासेस ना मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, ठीक है ना, तो वो आदित्य रंजन सर को एक बार देख रही थी यूट्यूब, तो मतलब वो बोली ना कि मतलब ये बैच परचेज करनी है। और मैंने और मेरी छोटी सिस्टर भी, वो जो है अभी उसका ऑनर्स कंप्लीट हुआ है जस्ट ही, मैंने उसके लिए भी परचेज करा था, खुद के लिए भी परचेज करा था। अब देखना वो जो है सो मतलब थोड़ा थोड़ा वो भी देख रही थी, अभी तो वो मतलब जो प्रॉपर वे में देख रही है। तो मैंने उसी को देखते देखते ये मतलब जो कॉम्बो बैच जो था, जिसमें कि रीजनिंग्स थे, मेरे को बेसिकली रीजनिंग और ये इंग्लिश पढ़नी थी, तो उसमें दोनों कवर हो रहे थे बेटर वे में। वहाँ से क्या? तो हाँ जी सर। रीजनिंग में कैसे कैसे आपने तैयारी करी, क्या क्या किया? रीजनिंग में ना विक्रमजीत सर का मैंने वो पूरा कोर्स देखा। बस रीजनिंग में एक ही चीज़ उनका मतलब जो चैप्टर में मेरे को प्रॉब्लम आई थी, स्पेशली मतलब जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर थे कि स्टेटमेंट जो आर्ग्यूमेंट वाले जो चैप्टर्स हैं, इनमें प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने उनका ये देखा हुआ था वीडियोस, और जो है रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट, और रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा ज़्यादा करने की इसमें जरूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा नहीं किया था। हाँ बाकी इंग्लिश में काफ़ी टाइम दिए थे। इंग्लिश में काफ़ी मेरे को टाइम डर दिया। इंग्लिश से ही था ज़्यादा। भाई कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या किया? कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना मेनली मैंने जो है सो आपका तो वो कॉम्प्रिहेंशन क्रांति वाला जो बुक था उसे सॉल्व करा, जो है एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ी है, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो है सबसे बेस्ट यही लगा हमको। तो इस तरीके से आप, वैसे आजकल हमने भी शुरू करा है कि ना क्लास के अंदर क्या करते हैं, जैसे पहले नहीं करते थे, पिछले कुछ बैचेस से कर रहे हैं कि एक जैसे 1 घंटा ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद में आधा घंटा रीडिंग कराते हैं डेली। जिस ये बहुत तो रीडिंग ज़रूरी है। बूस्टर नाम से हमने चला बिल्कुल। रखा है, तो काफ़ी बढ़िया रहता है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा रिव्यू अब तक उसका। बाकी सागर काफ़ी सारा अच्छा लगा आपसे जान के। और एक लास्ट क्वेश्चन और बच्चों का, जो कि काफ़ी बच्चे शुरू में पूछ रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। नहीं, जब आपका मेन टारगेट फोकस ये होता है ना कि नहीं मेरे को ये करना है, और जब ये मन में हमेशा रहता है कि डिजायर्ड कि मेरे को ये पोस्ट ही चाहिए होता है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन वगैरह ये सब तो चीज़ मतलब फालतू ही होती है। जो मतलब जिसको पैशन है कि नहीं मेरे को करना है, जिसका टारगेट है, उसको डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती है सर। नहीं तो फिर या तो उसको टारगेट नहीं है फिक्स, या या फिर ये या जो है वो मतलब बस ऐसे ही देख रहे हैं कि हाँ सीजीएल एक एग्जाम है, एक बार देख लेते हैं, तो ये देखने के चक्कर में दे रहे हैं एग्जाम। डिस्ट्रैक्शन वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सही बात है। चलो सागर, एक बार मैं क्लास कंप्लीट ठीक करता है हूँ, सर। फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक है सर। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारी बातें बताई बच्चों को, आशीर्वाद है। तो ये सागर थे, और एक्चुअली मैं अचानक से ही आ गए, नाम भी पूछना पड़ा मेरे को बीच में कि क्या नाम है, मेरे को एकदम से ही नहीं पता था। और जो भी था भाई का ऑनेस्ट, वो आपके सामने उन्होंने बता दिया, ठीक है। बाकी देखो ऑब्वियस सी बात है, भाई ने भी बताया, इंग्लिश के लिए आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, जो जो बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहिए। इससे बेहतर चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इतने सारे सिलेक्शन अब की बार हुए हैं, बहुत सारे। बार बार ये यहाँ पे ही खड़े थे बाहर ही, तब तो मैंने बुला लिया था, फिर चलो आ जाइए। जनरली मैं आपको पता ही है, कम इंटरव्यूज़ वगैरह भी कम लेता हूँ, और क्लास में भी कम बुलाता हूँ, लेकिन अब कोई भाई आया हुआ है इतनी दूर से, वो भी ज्वाइनिंग के लिए 7 तारीख को जाना था, क्योंकि मैं गाँव में था, भागवत चल रही थी हमारी, तो मेरे चक्कर में किसी आदमी ने अगर 3-4 दिन डिले करा है अपना सारा काम, तो इट इज़ माई ड्यूटी कि फिर उनको बुला के आप लोगों से भी बुलाया जाए, मतलब मिलाया जाए, रूबरू कराया जाए। तो हम ये पढ़ रहे थे, तो आई हैड अ कार, मेरे पास में एक कार थी, हैड है यानी कि पास्ट की बात है। आई हैव हैड डिनर, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। आई हैव हैड डिनर, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, डिनर आपका
तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये देखो मेन वर्ब और ये देखो हेल्पिंग वर्ब। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हैव की ही फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो और हैव की ही फॉर्म आपकी मेन वर्ब हो। ठीक है, आगे आई हैड फूड व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने कॉल करी थी मैं खाना खा चुका था। तो ये भी देखो हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है। तो समटाइम्स हैड और हैड दोनों एक साथ आ सकते हैं, हैव और हैड आ सकते हैं, अकेला हैड आ सकता है, अकेला हैव आ सकता है, तो काफी कुछ आ सकता है। देखेंगे भाई आगे, ये हैव के साथ में कुछ एक्सप्रेशंस बनते हैं। बाकी डू वगैरह का तो मीनिंग करना ही होता है, बाकी हैव के बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम हैव अ स्विम लगा सकते हैं, हैव अ वॉक लगा सकते हैं, हैव अ राइड लगा सकते हैं, हैव अ डांस, हैव अ गेम ऑफ टेनिस, इस टाइप से लिख सकते हैं। हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव सपर, हैव डिनर, हैव टी, हैव कॉफी, हैव अ ड्रिंक, हैव अ मील, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, और हैव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हैव आएगा, हैव की कोई भी फॉर्म आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा हैव अ बाथ आ सकता है, हैव अ वॉश आ सकता है, हैव अ सेव आ सकता है, सेविंग करने वाला, हैव अ सोवर यानी कि नहाने के लिए, हैव अ रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, हैव अ लाई डाउन, लेटने के लिए, हैव अ स्लीप, सोने के लिए, हैव अ ड्रीम, सपना देखने के लिए। ड्रीम के लिए सॉ नहीं लिखते, सी नहीं लिखते, हम ये नहीं लिखते कि आई सॉ अ ड्रीम, नहीं, आई हैड अ ड्रीम। ठीक है, हैव अ लुक, हैव अ ट्राई, हैव अ गो, हैव अ लुक जब हम किसी को कुछ दिखाते हैं, हैव अ लुक, हैव अ लुक जब हम कहते हैं कि आप ये ट्राई करो, हैव अ ट्राई। ठीक है, हैव अ गो, ये भी हैव अ गो का मतलब भी क्या है कि ट्राई करके देखो आप भी एक बार। ठीक है, इसके अलावा हैव अ गुड टाइम, हैव अ बैड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ डे ऑफ, हैव अ हॉलीडे, ये सब एक्सप्रेशंस भी आपके हैव के साथ बनते हैं। ठीक है, हैव अ गुड जर्नी, किसी को विश करते हैं हम, कोई जा रहा है तो हम कहेंगे हैव अ गुड जर्नी, हैव अ गुड फ्लाइट, हैव अ गुड ट्रिप, इस तरीके से। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कह सकते हैं हैव अ टॉक, हैव अ चैट, हैव अ वर्ड विद समबडी, हैव अ कॉन्वर्जेशन, हैव अ डिसएग्रीमेंट विद समवन, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो गया, हैव अ रो, इसका मतलब भी होता है झगड़ा करना किसी से, हैव अ क्वारल, हैव अ फाइट, इस सब का मतलब है झगड़ा करना किसी से। इसके अलावा हैव के साथ और क्या आ सकता है, हैव डिफिकल्टी, अ नहीं आता यहाँ पे, ये आर्टिकल का भी विशेष ध्यान रख लेना, किस किस में आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है। ठीक है, सो हैव डिफिकल्टी, हैव ट्रबल डूइंग समथिंग या इन डूइंग समथिंग। हैव एन एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन हुआ, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन जो कहते हैं। हैव अ बेबी, इसका मतलब होता है जन्म देना, जन्म देना। ठीक है, गिव बर्थ, तो ये भी बन जाता है। तो ये आपके एक्सप्रेशन हैं हैव के साथ, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेने हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जल्दी से भाई। द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज सेवरल मेजर पोर्ट्स आर लोकेटिंग देयर। अब जैसे ही देखा भाई, द अरेबियन सी रीजन सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव है, कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी, तो ये आपका एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, किसके लिए, तो फॉर प्रेपोजिशन है, पर्पज बता रहा है, इंडिया के लिए। ठीक है, या रेसिपिएंट को भी बता देता है। एज आपका बेसिकली कंजंक्शन है, बिकॉज का सेंस देता है। सेवरल मेजर पोर्ट्स आपका नई क्लॉज का सब्जेक्ट है। ठीक है, आर आपकी वर्ब है, तो सेवरल मेजर पोर्ट्स प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आर तो एकदम सही है। लेकिन आर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रखी है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रखी है, इसका मतलब है ये तो गलत हो गया भाई। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये जो मेजर पोर्ट्स हैं ये किसी चीज को लोकेट कर रहे हैं या ये खुद लोकेटेड हैं। आप कहोगे ये तो लोकेटेड है, सो लोकेटिंग की जगह पर लोकेटेड का यूज करेंगे, ना कि लोकेटिंग। सो लोकेटेड लिख दीजिए, काम चल जाएगा। माई स्टूडेंट सब्जेक्ट है, हैड आपकी वर्ब है, इसके बाद में एक्सपेक्ट लिख दिया। हैड के बाद में क्या कभी भी वी1 आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो या तो इसके साथ में थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। बट ये ना फिर भी सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, ऐसा लग रहा है पास्ट में कभी कर चुके थे। इसमें बेहतर ये रहेगा कि क्यों ना हेड को ही हटा दें। माई स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं, एक्सपेक्ट गाइडेंस एक्सपेक्ट करते हैं किससे, मुझसे। तो या तो एक्सपेक्टेड लिखते, या फिर मैं तो कहूंगा कि हेड को हटा दो, वो ज्यादा बेहतर सेंटेंस होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो ये तो प्रेजेंट का सिनेरियो ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हेड को रिमूव कर दो, वो ज्यादा ठीक है। रवि पटेल 100 रुपए की सुपर चैट भेज के कह रहे हैं कि प्रणाम गुरुजी, एक शायरी सुनाइए। बदतमीज, शायरी सुनने के लिए तुमने 100 रुपए उड़ा डाले हैं। ये तो बड़े धर्म संकट में डाल दिए भाई ने। 100 रुपए उड़ाए हैं, अब शायरी ना सुनाऊं तो भाई के साथ बड़ा धोखा होगा। और शायरी सुनाऊं कहाँ से, मैं शायर थोड़े ना हूं, मैं तो टीचर हूँ। बट क्या होता है ना, आजकल बच्चे सिर्फ गाइडेंस एक्सपेक्ट नहीं करते हमसे। माई स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट गाइडेंस, शायरी,
हंसी मजाक, जोक्स, डांस, नाच के दिखाओ सर, नाच के, छमिया बन जाओ सर थोड़ी देर के लिए, छमिया, है ना। सो आजकल स्टूडेंट्स करते हैं एक्सपेक्ट, ठीक है। तो किसी को कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है, कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है, फिर सुपर चैट भी भेज देंगे। सुनाएंगे क्लास के बाद, सुनाएंगे, मतलब क्लास के बाद नहीं, क्लास के लास्ट में सुनाएंगे, नॉट क्लास के बाद, ठीक है। लगता है भाई बहुत पैसे वाला है। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi. देखो, unclog the traffic in Delhi, CHSL का क्वेश्चन है। 3 more elevated roads, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है भाई, ध्यान देंगे। जिसमें रोड्स आपका नाउन है, कैसे रोड्स, एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है जो उठाए हुए होते हैं, जमीन से ऊपर जो होते हैं, यानी एक तरीके से फ्लाईओवर टाइप के जो होते हैं, ठीक है। आगे, और कितने, तो 3 और, यानी पहले तो है ही 3 और, तो ये देखो हैव आ गया, हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। अब बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, क्या बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, नहीं। बी की फॉर्म के बाद में या तो थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है, थर्ड फॉर्म पैसिव बनाती है। ये जो रोड्स हैं, ये किसी को प्रपोज कर रहे हैं, जाके कुछ बोल रहे हैं, प्रपोज किया आपको रोड ने कभी, नहीं ना। रोड्स प्रपोज किए गए हैं, एक प्लान आया है, उसमें ये प्रपोजल है कि 3 नए रोड बनाए जाएंगे। तो रोड्स प्रपोज किए गए हैं, पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्रपोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और किस चीज में, तो इन प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है द न्यू प्लान। और क्यों किया गया ऐसा, तो पर्पस बताने के लिए 2+V1 आपका अनक्लॉग, टू अनक्लॉग, तो 2+V1 अनक्लॉग करने का मतलब है ट्रैफिक को कम करना है, ठीक है। और किस चीज को अनक्लॉग करना है, तो द ट्रैफिक, और कहां पे, तो इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है दिल्ली। कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल दोज स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर आपकी वर्ब आ जाएगी। आर के बाद में आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपेटिंग, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया जाता है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, करते हैं यानी एक्टिव स्ट्रक्चर एक्टिव है तो आईएनजी, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द प्ले, प्ले यहाँ पे नाउन है, इसके लिए आर्टिकल आ गया, ठीक है, द प्ले। अब देखेंगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट सब्जेक्ट था तो इसके लिए वर्ब आ जाएगी हैव, तो स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट था, जिसके लिए हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बीन, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिए नोटिफाई। अब बीन के बाद में या तो थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी आएगी। स्टूडेंट्स किसी को नोटिफाई कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया जाता है। भाई एसएससी को आप नोटिफाई करते हो कि जी नोटिफिकेशन दो, या एसएससी नोटिफिकेशन देता है और बच्चों तक वो खबर पहुंचती है। आप कहोगे कि बच्चों को नोटिफाई किया जाता है, तो किया जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नोटिफाइड, पैसिव स्ट्रक्चर हमें चाहिए नोटिफाइड, ठीक है। और किस चीज के लिए नोटिफाई किया गया, नोटिफाई करने का पर्पस क्या है, पर्पस बताने के लिए 2+V1, टू स्टे वेयर बैक, यानी कि पीछे ही रहना, आगे नहीं आना है, ठीक है। स्टे बैक का मतलब है वहीं जहां पे है वहीं पे। और पर्पस क्या है, रिहर्सल, रिहर्सल पर्पस है। आफ्टर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 3 PM, 3 PM के बाद में। कौन से पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, गीतांजलि डिड नॉट हैड स्कूल यस्टरडे बिकॉज इट वाज अ सेकंड सैटरडे। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये भी। गीतांजलि आपका क्या है, लड़की का नाम है, सब्जेक्ट है, नाउन है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। डिड के बाद में V1 आता है, इसलिए हैड का नहीं हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, डिड नॉट हैव आ जाएगा। आपके मन में आएगा सर डज नॉट हैव क्यों नहीं हो सकता है, तो बेटा जी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि स्कूल आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे आपका क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें पता चल रहा है कि ये बात कर रहा है किसकी, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो डज को मार्क नहीं कर पाएंगे। वॉज नॉट हैविंग क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हैव को सामान्यतः कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, हटा देंगे। बिकॉज आपका कंजंक्शन है, इट सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, इट वॉज क्या था, या अ सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे की छुट्टी होती है अक्सर करके, आपने सुना होगा। आगे देखेंगे, डिड यू ब्रॉट, जैसे आपने देखा डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, तो ब्रॉट आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे ब्रिंग आनी चाहिए, ना कि ब्रॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो डिड यू ब्रिंग है, ये करेक्ट हो जाएगा। डू यू ब्रॉट है तो ब्रॉट नहीं लिख सकते हैं, डू के साथ में भी। डू यू ब्रिंगिंग है, आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कौन से पार्ट सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक के सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। सीजीएल प्री 11/4/2022 शिफ्ट 1, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। द अथॉरिटीज आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अश्योर्ड,
आर अश्योर्ड, किसको अश्योर करा है? द पीपल। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो आर के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो इज एम आर यानी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो पैसिव बना दिया भाई। क्या बना दिया? पैसिव। मेरे भाई लेकिन क्या अथॉरिटीज किसी को अश्योर करती हैं या अथॉरिटीज को अश्योर किया जाता है? खुद से बताओ। जो अथॉरिटीज होती हैं वो लोगों को अश्योरेंस देती हैं या लोग जाके अथॉरिटीज से कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम कर लेंगे काम? ऐसा तो नहीं होता। अथॉरिटीज यानी कि वो लोग जो पावर में हैं वो लोगों से कहते हैं कि दिक्कत मत लीजिए हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। यानी कि ये डूअर है। डूअर है यानी कि एक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए। एक तो ये तरीका देखने का। दूसरा भाई ये द पीपल क्या है? आपने कहा सर ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो पैसिव हो गया या एक्टिव? आप कहोगे कि अगर ये पैसिव होता तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया होता, यानी कि ये तो एक्टिव है। इसका मतलब है सेंटेंस आपका कैसा? एक्टिव है। तो आर प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव बन जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। यहां पे देखेंगे बी की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव है। पैसिव तो नहीं लगा सकते, तो ये तो गलत हो गया। यहां पे देखेंगे अथॉरिटीज, क्योंकि प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो ऐसे केस में हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो गया तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हैव अश्योर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने ये गलत करा बताओ जल्दी जल्दी से। और देखो भाई कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन लाइक नहीं करी वीडियो को। ये तो भाई बहुत गंदी बात है, कति गंदी बात है जी, कति। देखो अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव उसका। ठीक है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देखेंगे इसको भी, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जो क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, यानी कि नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्लाई होता है व्हाट या हूम का, रिप्लाई ऑफ व्हाट और हूम। ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है सामान्यतः, और या फिर आपका प्रोनाउन होता है। देखो एक बार, सो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, verbs that need objects are transitive and that do not and those do not, और जिनको नहीं चाहिए आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, वो इंट्रांजिटिव होती हैं। अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स के जैसे अनलाइक का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव में लिख सकते हैं बट इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव में नहीं लिखा जा सकता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं, इंट्रांजिटिव का नहीं बना सकते। नथिंग कम्स बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। एक ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ हमें नहीं लिखना चाहिए। जैसे राम किल्ड रावण, ट्रांजिटिव है। ठीक है, राम किल्ड रावण। राम किल्ड हुम, रावण, रावण ऑब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, राम सब्जेक्ट है। रावण डाइड, रावण मर गया, रावण सब्जेक्ट है, डाई वर्ब है। अब ये थोड़ी कहेंगे रावण कौन मर गया या रावण क्या मर गया, नहीं। राम किल्ड हुम, किसको मारा? रावण को, तो ये आपकी ट्रांजिटिव है। रावण वॉज किल्ड, अब देखो किल वर्ब क्योंकि ट्रांजिटिव है तो इसको पैसिव में लिख सकते हैं, इन द बैटल विथ राम, तो पैसिव में लिखा जा सकता है। रावण वॉज डाइड, डाई इंट्रांजिटिव है, इसको पैसिव में नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा। वॉज प्लस V3 तो पैसिव बनता है ना। आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा, आई सब्जेक्ट है, ऑर्डर वर्ब है, इसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं कर सकते। आई ऑर्डर्ड व्हाट, क्या ऑर्डर किया मैंने? आई ऑर्डर्ड व्हाट, क्या ऑर्डर किया? अ पिज्जा। आई ऑर्डर्ड द वेटर फॉर अ पिज्जा, ये सही है, मैंने वेटर को ऑर्डर किया कि जाओ जी पिज्जा लेके आओ। आई मेड एन ऑर्डर फॉर अ पिज्जा। अब यहां पे भी देखेंगे ऑर्डर आपका क्या है? नाउन है, आई सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, एन ऑर्डर उसका ऑब्जेक्ट है, और क्या किया आपने? फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है पिज्जा। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर ये पहले से है तो एक ऑब्जेक्ट तो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो बीच में प्रेपोजिशन लगाया है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, वो पॉइंट क्या है? ये कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जिनके साथ में जो आगे प्रेपोजिशन लिख रखे हैं हमने लाल कलम से, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ऑर्डर जब आपका वर्ब होगा तो इसके साथ फॉर या टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑर्डर नाउन होगा तो इसके साथ टू या फॉर आ जाएगा, खास करके फॉर आता है। ठीक है, ऐसे ही डिमांड जब वर्ब होगी तो इसके साथ फॉर या टू नहीं आएगा, लेकिन डिमांड जब नाउन होगा तो इसके साथ फॉर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल जब वर्ब होगा तो ऑन या ओवर नहीं आएगा, लेकिन कंट्रोल जब नाउन होगा तो इसके साथ में ओवर आ जाता है, ऑन भी आ जाता है।
ऐसे ही अप्रोच के साथ में नियर या टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लैक के साथ में इन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ब्लेम के साथ ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये सारी वर्ब हैं, ठीक है। आगे अटैक के साथ ऑन या एट का प्रयोग नहीं करेंगे जब ये वर्ब होगा, लेकिन नाउन होगा तो आ जाएगा। स्ट्रेस जब वर्ब होगा तो ऑन नहीं आएगा, नाउन होगा तो आ जाएगा। इम्फेसाइज जब वर्ब होता है तो ऑन नहीं आता है, लेकिन इम्फेसाइज की नाउन फॉर्म होती है इम्फेसिस, उसके साथ ऑन आपका आ जाता है, तो ध्यान देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक नो प्रेपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है बिफोर ऑब्जेक्ट। बट इफ वी यूज दीज वर्ड्स एज नाउन्स, अगर हम इन शब्दों को नाउन के तरीके से यूज करें, और इफ वी यूज देयर कॉरस्पॉन्डिंग नाउन्स, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग नाउन होते हैं उनको यूज करें, दीज वर्ड्स कैन टेक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन विद देम। तो जब ये नाउन के तरीके से आएंगे तो प्रेपोजिशन आ सकता है, लेकिन जब ये वर्ब के तरीके से आएंगे तो प्रेपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। अफेक्ट के साथ में ऑन नहीं आता है, ध्यान देंगे। इंपैक्ट के साथ ऑन आ जाता है, जब इंपैक्ट वर्ब होती है तो ऑन आ जाता है, लेकिन अफेक्ट के साथ ऑन का प्रयोग हम नहीं करते, ये बात ध्यान रखेंगे। रीच के साथ टू, एट या इन का प्रयोग नहीं करते। एंटर के साथ में इन या इनटू नहीं आता है। आई एंटर्ड द रूम लिखेंगे, आई एंटर्ड इनटू द रूम नहीं लिखेंगे। हालांकि एंटर के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है शामिल होना और एक होता है एंट्री करना। जब एंटर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना तो कोई प्रेपोजिशन नहीं। जब एंटर का मतलब होता है शामिल होना, आई एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, आई एंटर्ड इनटू द ब्रॉल, ब्रॉल यानी कि झगड़ा, क्वारल, ठीक है, तो वहां पे आ जाता है। तो जब एंटर का मतलब शामिल होना होता है किसी झगड़े में, किसी एग्रीमेंट में, तो इनटू आएगा। जब बिल्डिंग वगैरह में घुसना होता है तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, ट्रेन वगैरह पे, तो बोर्ड के साथ ऑन नहीं आएगा। टेल के साथ टू नहीं आएगा। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा। इन्वेट के साथ इन, ऑन या एट नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू या अबाउट नहीं आएगा। रेसिस्ट के साथ में टू या अगेंस्ट नहीं आएगा। रिकमेंड के साथ टू या फॉर नहीं आएगा। ओवरकम के साथ फ्रॉम नहीं आएगा। रिजेंबल के साथ टू या लाइक नहीं आएगा। साइन के साथ ऑन नहीं आता है, सिग्नेचर के साथ ऑन आता है, ध्यान देंगे। असिस्ट के साथ टू नहीं आएगा। हेल्प के साथ टू नहीं आएगा। इन्फॉर्म के साथ टू नहीं आएगा। पास के साथ इन नहीं आएगा। आई पास्ड द एग्जाम, आई पास्ड इन द एग्जाम नहीं होगा। आई क्लियर्ड द एग्जाम, आई क्लियर्ड इन द एग्जाम नहीं होगा। आई क्वालिफाइड द एग्जाम, आई क्वालिफाइड इन द एग्जाम नहीं होगा। हालांकि क्वालिफाई के साथ फॉर आ जाता है लेकिन इन नहीं आता है। आई क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम, आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, ज्वाइन के साथ इन नहीं आएगा। अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, ध्यान देंगे। वेट के साथ फॉर आता है लेकिन अवेट के साथ नहीं आता है। ट्रस्ट के साथ इन नहीं आएगा। फ्ली के साथ अवे नहीं आएगा। रन अवे होता है लेकिन फ्ली के साथ अवे नहीं आता है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। प्रीसीड के साथ बिफोर नहीं आता है, ध्यान देंगे। पेस, क्वालिफाई, मैरी, बैग, इनके साथ में भी कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार फिर से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे किल हो गया, डेकोरेट हो गया, ईटीसी। रेज हो गया, रेज की रेज्ड, रेज्ड होती है। अरोज हो गया, अरोज्ड, अरोज्ड होता है। फेल हो गया, फेल्ड, फेल्ड होता है इसकी फॉर्म। ले हो गया, लेड, लेड, लेइंग होता है। वैसे ये कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ये वाला पार्ट जो है डाई वाला, मतलब ये राइज वाला, अराइज वाला, फॉल वाला, लाई वाला, तो इसको कल की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए एक पार्ट और होता है आपका इरगेटिव वर्ब्स। अब ये इरगेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ये एक अलग ही बवंडर है। देखो, आपने अभी देखा कि बहुत सारी वर्ब कैसी हैं जो कि ट्रांजिटिव हैं, लेकिन ना बहुत सारी वर्ब ऐसी भी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं जरूरत पड़ने पर, इंट्रांजिटिव भी। ट्रांजिटिव का मतलब है ऐसी वर्ब जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और इंट्रांजिटिव का मतलब है कि जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो ट्रांजिटिव भी हो जाएंगी, इंट्रांजिटिव भी हो जाएंगी, यानी कि वो किसी चीज का होना और किसी चीज को करना दोनों को दर्शाती हैं। जैसे मैंने कहा आई स्टार्टेड द कार, कार को मैंने स्टार्ट किया, यानी कि मैंने कोई काम किया, एक्शन को दिखा रहा है। द कार स्टार्टेड, कार स्टार्ट हो गई, किसी ने किया नहीं, का मतलब है ये किसी चीज का होना दर्शा रहा है। मैं ऐसे कोई चीज आ रही थी, आई स्टॉप्ड द बस, मैंने बस को रोक दिया, और ऐसे भी लिख सकता हूं आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। यानी कि ऐसे ही द गेट ओपनड, गेट ओपन हुआ कह देते हैं, हिंदी में भी तो कहते हैं गेट ओपन हो गया, और हम ये भी कह देते हैं गेट ओपन कर दिया, कह देते हैं कि नहीं कह देते हिंदी में भी। ऐसे ही गेट बंद हो गया और गेट बंद कर दिया, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। ऐसे ही देखो, मेल्ट, बर्फ पिघल गई,
और बर्फ को पिघला दिया, दोनों चीजें कह सकते हैं। तो ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। बर्न, कोई जल गया या किसी को जला दिया, दोनों के लिए क्या आएगा? बर्न आएगा। बॉयल, हम ये भी कह सकते हैं कि देखो दूध बॉयल हो रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि देखो मम्मी दूध बॉयल कर रही हैं। समझ रहे हैं? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से ये आ सकते हैं। ऐसे ही ड्राई, सुखाना, कोई चीज सूख रही है या किसी चीज को सुखाया जा रहा है, ड्राई। सिंक, डूबना या डुबाना, दोनों सिंक आएंगे। टर्न, हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ये चीज है, ये मार्कर है, मैंने इसको टर्न कर दिया और मैं टर्न हो गया, दोनों चीजें कह सकते हैं। ऐसे ही स्टार्ट, कोई चीज स्टार्ट हो गई या स्टार्ट कर दी, दोनों कह सकते हैं। स्टॉप, फ्रीज, किसी चीज को जमा दिया या कोई चीज जम गई, फ्रीज। ग्रो, किसी चीज को ग्रो किया, बढ़ाया, या कोई चीज बढ़ गई, दोनों तरीके से। चेंज, किसी चीज को बदल दिया, जैसे आपने कहा कि मैंने अपने दोस्त बदल दिए, आई चेंज्ड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्त बदल दिए। लेकिन हम ये भी कहते हैं हमारे दोस्त बदल गए, माई फ्रेंड्स चेंज्ड। ठीक है, दोनों चीजें कह सकते हैं। आप कहते होगे ना कि मैंने उसको बदल दिया या वो बदल गई, है ना। रोल, किसी चीज को कोई चीज रोल कर गई या किसी चीज को रोल कर दिया, दोनों ही चीजें। कुक, हम ये भी कह सकते हैं कि खाना पक गया, और हम ये भी कह सकते हैं कि मम्मी ने खाना पका दिया, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ध्यान रखना। ठीक है। मूव, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये मार्कर रखा है, आई मूव्ड इट, मैंने इसको मूव कर दिया। मार्कर रखा है, मार्कर खुद चला गया, द मार्कर मूव्ड। ठीक है। इंक्रीज, किसी चीज को हमने बढ़ा दिया, आई इंक्रीज्ड द वॉल्यूम, द वॉल्यूम इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है। डिक्रीज, कम करना। इंप्रूव, कोई चीज सुधर गई या किसी चीज को सुधार दिया। श्रिंक, सिकुड़ना या किसी चीज को सिकुड़ा देना एकदम से। स्प्लिट, ड्रॉप, रोटेट, स्प्रेड, सेटर, थिकन, वाइडन, नैरो, डिस्पर्स, सबके सब ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों मीनिंग देते हैं, उस चीज का होना या उस चीज का करना, दोनों ही। देखो, तो आई सब्जेक्ट है, कुकड आपकी वर्ब, आई कुकड व्हाट, द फूड, एंड इट कुकड वेल, इट यानी कि फूड कुकड वेल, तो दोनों तरीके से आ गया। द मशीन वॉज स्टॉप्ड सडनली। अब देखो भाई, जब हम यही कह सकते हैं कि मशीन रुक गई है, भाई रवि पटेल ज्यादा अमीर आदमी है, गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड भी बदल गई, अब तो शायरी सुना दो, भाई ये लड़का ज्यादा अमीर है, पहले आते हैं अमीर लोग, फिर आते हैं बहुत अमीर, फिर आते हैं अंबानी, और फिर आते हैं रवि पटेल। देखो, अब क्योंकि देखो, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मशीन रुक गई, तो वॉज लिखने की जरूरत ही नहीं है, द मशीन स्टॉप्ड। हालांकि ये वाला भी देखेंगे एक बार, द बॉल वॉज रोल्ड, अरे बॉल खुद रोल कर गई तो द बॉल रोल्ड, वॉज लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पीछे बाई लिख दिया तो पैसिव है, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ क्यों, ऐसे ही यहाँ पे देखोगे, अगर यहीं पे मैंने लिख दिया होता द मशीन वॉज स्टॉप्ड बाई रवि गुप्ता, गुप्ता यानी नहीं, रवि पटेल, हाँ, रवि पटेल ने मशीन को रोक दिया, पैसे वाले आदमी है रवि पटेल, मशीन किसी भी चीज को रोक सकते हैं, नहीं, तो फिर वॉज लिख हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, फिर ये पैसे बन जाएगा। ठीक है। लेकिन भाई पैसा बहुत था, लेकिन एक चीज आपने देखी, मतलब रवि भाई पे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड फिर भी बदल गई। भाई अगर आप भी किसी चीज के चक्कर में पड़े हो ना, तो बस भूल जाना, जिंदगी में एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, मतलब जो कभी नहीं बदलेगी, ना कह के मैं ये कहूँ कि जिंदगी में एक ही चीज है जो कभी धोखा नहीं देगी, वो आपकी नॉलेज, बाकी सब धोखा दे जाएंगे। आप कितने भी पैसे वाले ठहरे, रोक नहीं पाओगे। आपका ज्ञान और आपकी काबिलियत ही किसी को रोक सकता है, आपका पैसा किसी को नहीं रोक सकता है, आपका ज्ञान और आपकी काबिलियत ही है जो किसी को रोक पाएगा। रवि भाई के पास इतना पैसा होते हुए रवि भाई किसी को रोक नहीं पाए, बताओ, हैं? आ जाओ भाई, रवि भाई सुनाएंगे शायरी, रुक जाओ, आज शायरी तो सुनानी पड़ेगी भाई, भाई ने इतना खर्चा करा यार, इतने में तो किसी प्रोग्राम में जाके शायरी सुन के आ गया होता नहीं भाई,
ये थोड़े से और रुपए जोड़ता है इसमें तो किसी बढ़िया प्रोफेशनल शायर से और बढ़िया तरीके से शायरी सुन के आता है भाई। आ जाओ। तो रोल द बॉल, तो रोल वर्ब है, द बॉल उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों तरीके से आ जाती हैं। आ जाओ भाई। अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर रवि भाई को शायरी भी सुनाएंगे। भाई फोन दो, आज भाई को खुद की लिखी हुई शायरी सुनानी पड़ेगी भाई। चलो एक छोटी सी पोइट्री सुनाऊंगा आपको, जब तक आप ये दोनों क्वेश्चन देखें। छोटी सी सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, अगर मेरे फ़ोन में मिल पाई तो। वैसे मैंने पहले सुनाई होगी आप लोगों को, काफ़ी टाइम से मैंने कुछ लिखा नहीं है, पहले लिखा करता था, काफ़ी लिखता था, बढ़िया बढ़िया शायरी लिखता था, मतलब एकदम कति मज़ा आ जाता था शायरी लिखने में, लंबी लंबी पोएम लिख दी। फिर अचानक मेरी शादी हो गई। अब मैं लिख क्या सोच भी नहीं पाता हूँ। देखो ये आज पैसे की बात है तो पैसे पे ही शायरी सी थोड़ी सी सुना देता हूँ। प्यार पर आज पैसा भारी है, खुशियाँ और नौकरी में आज तकरार जारी है। यूं तो पैसे वाले अपनी दौलत से प्यार को क्या तोलेंगे, पर बेबस से वो प्यार परिंदे अपनों के आगे क्या बोलेंगे। दिलों के बीच में आ गई ये नौकरी सरकारी है, क्योंकि प्यार पर आज पैसा भारी है। ये शादी दो दिलों का मेल होती है, पर नहीं शायद ये तो चंद पैसों का खेल होती है। इसको प्यार चाहिए, शादी को प्यार चाहिए, ना चाहिए कोई फरारी है, लेकिन प्यार पर पैसा भारी है। यहां कौन किसे क्यों प्यार करे, यहां कौन किसे क्यों प्यार करे, लोग शादी नहीं जैसे व्यापार करे। रिश्ते यहां रोज हजार मरे, जो रिश्ते आप लोग बना लेते हैं ना, ऐसे रिश्ते रोज हजार मरते हैं। रिश्ते यहां रोज हजार मरे, जैसे अब अपनी ही बारी है, क्योंकि प्यार पर पैसा भारी है। झूठी इज्जत का खेल यहां, झूठी इज्जत का खेल यहां है, प्यार की शिद्दत फेल यहां। प्यार की शिद्दत फेल हो जाती है भाई इज्जत के खेल में, अक्सर करके ये जात पात और ये सब भी आ जाती है ना बीच में। तो झूठी इज्जत का खेल यहां है, प्यार की शिद्दत फेल यहां, पैसा ही यहां मदारी है, क्योंकि प्यार पर पैसा भारी है। ये नफरतों का ऐसा जमाना है, ये नफरतों का ऐसा जमाना है, सबको बस पैसा कमाना है, न कोई प्यार का कारोबारी है, इसीलिए प्यार पर पैसा भारी है। तो देखो भाई, वैसे तो अंबानी अडानी बहुत सारे कारोबारी हैं, पैसे के तो सब हैं, लेकिन प्यार का कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा। कोई बड़ा कारोबारी देखा है जो प्यार का बिजनेस करता हो? और प्यार का बिजनेस उसको मत मान लेना कि एक एक आगे 10-10 के साथ में लगे हैं उसको प्यार का बिजनेस मान लें। यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है। आ जाओ भाई। योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। तो योर नेम आपका क्या है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट है। प्रोसीड्स आपकी क्या है? आप कहोगे सर वर्ब है। ठीक है। अब क्योंकि प्रोसीड वर्ब ऐसी है जो कि ट्रांजिटिव है, तो बिफोर का यूज यहाँ पे नहीं करना है आपको। सो प्रोसीड के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा माइन, क्योंकि योर नेम सिंगुलर है तो प्रोसीड्स आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई। माइन आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। माइन का मतलब है माई नेम। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द एडमिशन लिस्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अरे भाई तो ज्यादा ही पैसे वाला है। मोस्ट होटल्स आपका सब्जेक्ट है, ऑफर आपकी वर्ब है। तो जैसे आपने देखा मोस्ट होटल सब्जेक्ट है, ऑफर वर्ब है। अब ऑफर अगर वर्ब है तो इसके साथ फॉर नहीं आ सकता है। देयर गेस्ट उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट उसके लिए आपका क्या आ जाएगा? एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डाई ट्रांजिटिव वर्ब के तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। देखो आगे। डिड यू टेल योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर। जैसे देखोगे ना, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, टेल आपकी मेन वर्ब है।
टेल के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट्स इट। कौन से वाले पार्ट में एरर है? ये वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में एरर है? अचीवर भाई कह रहे हैं कि भाई 300 रुपये और मिला के वीओडी बैच लेके पढ़ लेता, जिंदगी बन जाती, अच्छी बहू मिल जाती, तो सैड अब सिंगल रहेगा। देखो भाई, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, तो जैसे आपने देखा द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, रिक्वेस्टेड आपकी वर्ब है। रिक्वेस्ट के साथ में भी टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट के साथ में भी टू का प्रयोग नहीं करते। कौन से पार्ट में एरर आ जाएगा? इसमें। तो द चीफ गेस्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करिए? तो 2+V1 आ गया आपका। टू इनैगुरेट, क्या इनैगुरेट करना है? द स्पोर्ट मीट, द स्पोर्ट्स मीट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, जैसे देखा साक्षी आपका क्या है? सब्जेक्ट। डिस्कस्ड आपकी वर्ब है। डिस्कस के साथ में अबाउट का यूज नहीं किया जा सकता है, तो डिस्कस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द प्रॉब्लम। ये ऑब्जेक्ट है, विथ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है हर मैनेजर। और कैसे किया था? तो ब्रीफली। और कितना ब्रीफली? तो वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट देखेंगे आगे। सी सब्जेक्ट है, आस्ट आपकी वर्ब है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है मी। दैट, तो जैसे आपने देखा ना, सी सब्जेक्ट आस्क वर्ब है, तो आस्क के साथ में फ्रॉम या टू नहीं आएगा। आस्क समबडी समथिंग होता है, तो आस्क फ्रॉम नहीं आएगा, तो आस्क टू भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, आस्क मी आ जाएगा, सिंपल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट ओबे टू माई ऑर्डर्स। ओबे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ओबे विथ नहीं आएगा, ओबेइंग माई नहीं आएगा, ओबे माई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओबेइंग क्यों गलत है? क्योंकि डू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ना कि आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। कैन यू गो एंड आस्क फ्रॉम द कुक। आस्क के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, आस्क के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, आस्क के साथ ऑफ नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट देखेंगे। हियर्स टू द न्यूज। अब देखो दो वर्ब होती है, एक होती है हियर, और हियर के साथ आता है सीधा ऑब्जेक्ट, हियर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है सुनना। और एक आपकी होती है लिसन, और लिसन के साथ आता है टू, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो लिसन के साथ टू आता है, हियर के साथ टू नहीं आता है। अब लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, हियर का मतलब होता है जस्ट सुनना। अब जैसे ही आप देखोगे, अब रवि पटेल फिर से पैसे दे रहे हो, फिर कह रहे हैं कि गुरुजी ऑलरेडी आपके बैच से स्टडी किया हूँ, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड हूँ, बट मेरे को सीजीएल क्रैक करना है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो है, बदतमीज, मेहनत का पैसा है। जीडी की नौकरी मतलब मेहनत की नौकरी है, काहे ऐसे देना है इसको। देखो भाई, अब जैसे आपने देखा हियर के साथ टू तो आता ही नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा। हियर के साथ टू नहीं आता तो गलत हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ सकती है, लिसन टू आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्लीज हियर टू व्हाट आई एम सेइंग। जैसे देखा हियर के साथ टू आ रखा है, तो नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। बी हियरिंग शुरुआत में कोई सेंस ही नहीं बनता है। लिसन के साथ टू नहीं आ रखा तो ये गलत हो जाएगा। प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। आगे देखेंगे। इफ यू डोंट स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली आई विल बी फोर्स्ड टू टेल टू योर पेरेंट्स, योर सुपरवाइजर। इफ कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन, स्टार्ट मेन वर्ब है। क्योंकि डू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, स्टार्ट के साथ में क्या आ जाएगा? बिहेविंग प्रॉपरली, स्टार्ट बिहेविंग, स्टार्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिहेविंग, और बिहेविंग हाउ, तो प्रॉपरली आपका एडवर्ब हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी हेल्पिंग वर्ब है, फोर्स्ड आपकी मेन वर्ब है, पैसिव वॉइस है, मैं फोर्स्ड हूंगा, मैं किसी को कर नहीं कराऊं, मैं खुद फोर्स्ड हूंगा। किस चीज के लिए फोर्स होगा? तो 2+V1 आ गया, टू टेल, टेल के साथ टू नहीं आता तो ये एरर हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है, किसको टेल करेंगे, किसको बताएंगे? योर सुपरवाइजर। आगे प्लीज, ये तो अभी बता ही दिया था, ये तो गलती से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो भाई देखो, ये आपका आज का पार्ट था। बाकी एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको भी लगता है कि बढ़िया से आपको कैरियर बनाना है, तो आप आज ही के आज, सीजीएल का नोटिफिकेशन आपका भी कल आया था, अभी भी आपके पास में लगभग 2 महीने का समय है।
और इन 2 महीने में आप अपनी तैयारी को एकदम नई नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। कैसे? इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच सिर्फ 699 रुपए के फी में आप चेकआउट कर सकते हो। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। खतरनाक बैच है, कौन मतलब पूरा का पूरा कंटेंट जबरदस्त है। 699 रुपए में आप ये बैच चेकआउट कर सकते हो। बढ़िया बैच है, सारी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। अपडेटेड क्लासेस हैं, क्लास नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे। बाकी मेरे भाई अगर आपको लगता है लाइव पढ़ना है तो अभी 28 मई को हमारा बैच आया था। हालांकि मैंने तो 28 मई से क्लास नहीं, मैंने तो आज से क्लासेस इसमें स्टार्ट करी हैं। तो क्योंकि मैं छुट्टी पे था 29-30 तारीख से ही, ठीक है, बस एक ओरिएंटेशन क्लास हुई थी। तो आप इसको अब ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आज से इसमें क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। 2 साल की वैलिडिटी इसमें है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, जो वीओडी में है वो सब कुछ आपको इस बैच के अंदर भी मिलेगा। तो बढ़िया बैच है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं दिलाता, सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस चारों का कॉम्बो मिल सकता है 2699 रुपए में। पूरे के पूरे